गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का महादेव स्टडी ज्ञान पे आपके अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक। और आज जो है हम लोग देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें अध्यारोपण के सिद्धांत में कहा जाता है कि जैसे मान लेते हैं किसी निकाय में बहुत से आवेश हों, तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो लगने वाला बल होगा, उन आवेशों के प्रत्येक आवेश के द्वारा अलग अलग लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक। तो आइए इसको हम लोग देखें। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई निकाय है और उस निकाय में कई आवेश हैं। ये हमारा Q1 है चार्ज, एक ओरिजिन बिंदु O से मान लेते हैं यहाँ चार्ज Q3 है, ये चार्ज मान लेते हैं Q2 है, यहाँ मान लेते हैं Qn है। अब मान लिया कि Q1 से Q2 के बीच की दूरी हम मान लेते हैं वेक्टर r12 है। Q3 से Qn के बीच की दूरी मान लेते हैं r13 है और Qn से Q1 के बीच की दूरी मान लेते हैं r1n है, ठीक। Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है आप कह सकते हैं कि वेक्टर F12, ठीक। Q3 के कारण मान लेते हैं जो बल लग रहा है Q1 पर वो है आपका F13। इसके बाद Qn के कारण मान लेते हैं वेक्टर F1n, ठीक। अब इसमें मान लेते हैं कि पूरे n चार्जेज हैं, ठीक है। तो n चार्जेजों की वजह से किसी एक आवेश पर मानते हैं Q1 पर कितना फोर्स लगता है, आप कह सकते हैं कि n चार्जेजों की वजह से जितना फोर्स Q1 पे लगेगा उतना ही फोर्स आप कह सकते हैं कि प्रत्येक आवेशों के अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं। हम कहेंगे कि यदि एक स्थिर आवेश पर लगने वाला एक स्थिर आवेश पर लगने वाला बल प्रत्येक आवेश के द्वारा या कह सकते हैं कुल आवेश के द्वारा लगने वाला कुल बल अन्य आवेशों के द्वारा अलग लगाए गए
सदिश बलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक स्थिर आवेश है और उस पर लगाया गया जो बल होगा, कुल आवेशों के द्वारा लगाए गए कुल बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश बलों के योग के बराबर होता है। अब अगर हम मान लेते हैं, माना आवेश, तो निकाय में जो आवेश है Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। माना आवेश Q1 Q2 Q3 Qn है तथा इनके बीच की सदिश दूरी, इनके बीच की सदिश दूरी क्रमशः R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है। तब निकाय के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अगर हम लोग ज्ञात करें तो कूलॉम्स लॉ के अनुसार, कूलॉम के नियमानुसार हम कह सकते हैं, कूलॉम के नियमानुसार हमने मान लिया कि कूलॉम के नियमानुसार माना Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक, कूलॉम के नियमानुसार Q1 आवेश पर Q2 आवेश कारण लगने वाला बल हम लोग लिखेंगे वेक्टर F12 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल। इसको यहाँ से लिख दें कि वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर, और यहाँ इसका यूनिट वेक्टर R12। ठीक, इसी प्रकार Q1 पर Q3 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर और 1 R कैप 13 यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से अगर हमारे पास n चार्जेस हैं तो n चार्जों के लिए जो बल लगेगा F1n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Qn बटे R1n की स्क्वायर और यहाँ पर यूनिट वेक्टर R1n। ठीक, अतः Q1 पर लगने वाला कुल बल हो जाएगा वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F2 प्लस वेक्टर 1 F3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर F1। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसमें, इसको हम लोग जो है या तो लिख सकते हैं से यहां लिख दें, यहां लिख सकते हैं वेक्टर F1 बराबर, यहाँ देखिए इसमें सब में 1/4πε0 कॉमन है, तो यहाँ लिख दिया 1/4πε0 कॉमन कर लिया। ब्रैकेट में Q1 Q2 बटे R12 की स्क्वायर R1 कैप R12 कैप हो गया प्लस Q1 Q3 R13 की स्क्वायर और यहाँ हो गया R13 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि Q1 Qn बटे R1n। ठीक, तो इस तरीके से जैसे हम लोग यहाँ निकाले हैं कि F1 मतलब कि वेक्टर आप कह सकते हैं Q1 पे जितना फोर्स लग रहा है उसको निकाल, इसी तरीके से हम लोग F2 पर निकाल सकते हैं, मतलब Q2 पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला जो फोर्स होगा उसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से Q3 पर निकाल सकते हैं, 4 पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं और इस पे निकाल सकते हैं। ये है हमारे अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है।